May I come in, sir? Aye. Good afternoon, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Please take your seat. Thank you, sir. You're Mr. Paritosh Dwivedi. Yes, sir. परितोष हिंदी में सहज है Yes, sir. और वैक्सीन ले चुके हैं, जी सर. तो मास्क हटा लीजिए. Thanks. कंफर्टेबल है? Yes, sir. ठीक है परितोष, तो मैं चाहता हूँ कि बिना अपना नाम दोहराए हुए, अपनी जाति धर्म वगैरह का कोई उल्लेख किए बिना अपना परिचय दीजिए. सर, मैं लखनऊ का निवासी हूँ. मैंने अपना ग्रेजुएशन लखनऊ विश्वविद्यालय BSNV PG कॉलेज से फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में BSc किया है और पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा केमिस्ट्री सब्जेक्ट में लखनऊ विश्वविद्यालय से रहा है. सर, मेरी कुछ रुचियाँ जैसे साइकिलिंग और ट्रैवल व्लॉग्स देखना मुझे पसंद है. आपने अपना ग्रेजुएशन जो है वो 2014 में किया था? जी सर. 8 साल पहले. जी सर. और पोस्ट ग्रेजुएशन आपने केमिस्ट्री में 6 साल पहले किया? यस सर. क्या कर रहे हैं पिछले 6-8 साल से? सर, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान ही CDS के लिए मैंने सर प्रिपरेशन शुरू करी थी. कुछ मेरे जो फ्रेंड्स थे उन्होंने CDS की एग्ज़ाम दी और क्वालिफाई हुए, तो मेरा भी रुझान उसके लिए थोड़ा सा बढ़ा. मैंने CDS की एग्ज़ाम 17 और 18 में दिए. मैंने SSBs भी दी. अंततः मैं उसमें सफल नहीं हो पाया सर. उसके बाद से फिर मैंने सिविल सेवाओं की तैयारी शुरू की. और आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन केमिस्ट्री में? यस सर. इसके बावजूद आपने भूगोल विषय लिया, केमिस्ट्री क्यों नहीं लिया? सर, केमिस्ट्री के लिए सर थोड़ा सा उस समय, जिस समय मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, उस समय मैं जो ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट्स हैं उनके थोड़ा करीब आया CDS की पढ़ाई के लिए. तो वो मुझे सर कंटेंट के भी मामले में और गाइडेंस के भी मामले में थोड़ी सी कमी हुई और मैं भी थोड़ा सहज रहा उस केमिस्ट्री को लेकर के. जब मैंने सिलेबस देखा और जब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज किया, तो उसके चलते फिर सर मैंने पाया कि CDS की पढ़ाई के दौरान मैंने ज्योग्राफी को एक अच्छा सब्जेक्ट पाया जिसको कि मैं साइंटिफिकली समझने में मैं सक्षम था. इसलिए सर मैंने ज्योग्राफी सब्जेक्ट ऑप्शनल चूज किया. भूगोल आपका विषय है? यस सर. मुझे बताइए कि अगर हम उत्तर प्रदेश का नक्शा देखें, यस सर, तो उसमें जो सबसे पूर्व के कुछ जिले हैं, बस यस सर, कौन कौन से जिले हैं बताइए. सर, महाराजगंज, देवरिया और बलिया. इस ठीक है. यस सर. अगर हम भौगोलिक दृष्टि से देखें तो मसलन सोनभद्र सोच पा रहे हैं? यस सर. कि कैसे भौगोलिक दृष्टि से बाकी उत्तर प्रदेश से अलग है? सर, भौगोलिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो वह हमारे जो प्रायद्वीपीय पठार है वो बेसिकली उसका हिस्सा माना जाता है, जबकि हमारा जो उसके ऊपर जो उत्तर प्रदेश है, यानी मैं भौगोलिक स्थिति के बारे में बात कर रहा हूँ, उसके ऊपर जो उत्तर प्रदेश है वो मैदानी क्षेत्र से बेसिकली संबंधित है, जो कि गंगा के द्वारा बहा के लाए गए अवसादों द्वारा बनाया गया मैदान है. उसकी सर अवस्थिति इसलिए भी डिफरेंट है क्योंकि वो पठारी भाग है और वहाँ पे मिनरल्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि कोयला और एल्युमिनियम, कुछ मात्रा में एल्युमिनियम, जैसे वहाँ पे हिंडाल्को इसीलिए सर वहाँ पे एस्टैब्लिश हो पाई है. तो इस तरह से सर वो बाकी उत्तर प्रदेश से अलग है. अगर हम मौसम की दृष्टि से जानने की कोशिश करें, जलवायु का जो उनकी स्थिति है, उसमें उत्तर प्रदेश में वर्षा किन किन कारणों से होती है? कौन कौन से सिस्टम्स हैं जो उत्तर प्रदेश पे वर्षा करते हैं? सर, पहला सिस्टम जो मैं सोच पा रहा हूँ वो बंगाल की खाड़ी, जो मानसूनी वर्षा होती है उत्तर प्रदेश में. जो मानसूनी वर्षा है वो बंगाल की खाड़ी जो शाखा होती है उसके भी थ्रू वर्षा होती है. और साउथ वेस्ट मानसून है या साउथ ईस्ट मानसून? सर, साउथ वेस्ट मानसून. ठीक है. जो साउथ वेस्ट मानसून की 2 शाखाएं होती हैं, अरब शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा. ये दोनों सर एक अच्छे खासे प्रोपोर्शन में वर्षा कराती हैं. उनमें ज़्यादा जो है बंगाल की खाड़ी का योगदान रहता है. और इस क्षेत्र में सर बंगाल की खाड़ी शाखा जो वर्षा कराती है, इसके कारण से यहाँ पे अर्ध सदाबहार वन भी सर पाए जाते हैं इस क्षेत्र में, मिर्जापुर और सोनभद्र के क्षेत्र में. अगर आप पूरे उत्तर प्रदेश को देखें तो इस बात के क्या भौगोलिक औचित्य हैं कि उत्तर प्रदेश का विभाजन कर देना चाहिए, उसमें से एक से ज़्यादा राज्य बना देने चाहिए? इसका क्या भौगोलिक औचित्य सोच पाते हैं आप? सर, मुझे लगता है कि जो बुंदेलखंड क्षेत्र है उसके लिए ये सोचा जा सकता है, क्योंकि बुंदेलखंड सदैव जब से उत्तर प्रदेश का निर्माण हुआ है, बुंदेलखंड एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर पानी की कमी और वहाँ पे डेवलपमेंट की कमी देखी गई है. और वहाँ पे सर जैसे नदी केन बेतवा को लिंक करने की परियोजना जो चलाई गई थी वो अभी भी अधूरी थी पिछले गवर्नमेंट आने तक. तो इस तरीके से सर अगर हम देखते तो इसको एक अलग राज्य बना करके इस पे डेडिकेटेड हम लोग विकास के लिए चर्चाएं कर सकते थे.
उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा माइग्रेशन देखने को मिलता है विद इन उत्तर प्रदेश। यस सर। उत्तर प्रदेश के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में एक माइग्रेंट प्रवासी उत्तर प्रदेश का जो निवासी है, उसे कौन कौन सी योजनाओं का लाभ अपने घर पर भी मिल सकता है और चाहे तो उसका लाभ वो जहां माइग्रेट करके गया वहां भी ले सकता है? सर सवाल समझ पाए? यस सर, मैं समझ गया सर। मुझे जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ सर, तो उसे मनरेगा का लाभ मिल सकता है, वो मनरेगा के तहत कार्य कर सकता है, और राशन ले सकता है। राशन के लिए भी सर बिल्कुल ले सकता, राशन ले सकता है एक जिले से दूसरे जिले में। सर वन नेशन वन राशन कार्ड के बाद सर शायद ये पॉसिबल हो गया उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से। यस सर। यस या नो? उत्तर प्रदेश में सर मैं भी इसके बारे में अवेयर नहीं हूँ सर, सॉरी। ठीक सर। पारितोष, यस, आप मुझे ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में जो चुनाव हुए उसमें सरकार दोबारा से जीत कर वापस आ गई। यस सर। ठीक है, तो इसके पीछे कारण क्या रहे? क्या सरकार ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही पिछले 5 सालों में, या फिर जो विपक्ष है उसकी कमजोरी की वजह से सरकार दोबारा सत्ता में आ गई है? सर मुझे दोनों कारण ही समझ में आते हैं। जैसे कि अगर डेवलपमेंट के बारे में बात की जाए तो सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, शिक्षा को लेकर के और स्वास्थ्य को लेकर के काफ़ी अच्छे कदम उठाए हैं। और साथ ही जो विपक्ष रहा है उसने भी, जैसे शिक्षा के कुछ मामले ऐसे थे जहाँ पे विपक्ष को तीव्रता से, मुखरता से सामने आना चाहिए था, लेकिन उन्होंने बच्चों का साथ नहीं दिया। कुछ ऐसे मामले हुए थे, तो उनकी भी अक्षमता भी इस बात के लिए जिम्मेदार है कि उनका वो दोबारा से चुनाव हारे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात होती है, प्रधानमंत्री जी ने भी लगातार कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन। यस सर। ठीक है, तो ये कितना सार्थक है आज के परिप्रेक्ष्य में भारत के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए? सर मुझे जहाँ तक लगता है कि ये सार्थक हो सकता है, लेकिन अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो अभी जो हमारे पास पैसा, फाइनेंस और जो मैन पावर है, वो अगर हम एक साथ इलेक्शंस कराते हैं तो उसमें सर सफिशिएंट नहीं होगी, और जो दूसरे कार्य हैं, जो दूसरे अवसंरचना वाले कार्य हैं, वो भी सर रुक जाएंगे, जिसके कारण से अभी ये बहुत वाइबल नहीं लगता है। अच्छा, और आप मुझे ये बताइए कि अभी प्रधानमंत्री जी जब उत्तर प्रदेश गए तो उन्होंने एक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। यस सर। तो ये कौन सा एक्सप्रेसवे है और किस दो जगहों को जोड़ता है ये? सर ये पॉइंट्स बताइए मुझे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को का उद्घाटन किया है उन्होंने। ये सर इटावा को चित्रकूट से जोड़ता है सर। अच्छा, और इस एक्सप्रेसवे की कोई खास बात है? सॉरी सर, मैं अभी याद कितना लंबा है ये? सर ये 296 किलोमीटर्स है। और उत्तर प्रदेश में बात की जाए तो सबसे लंबा एक्सप्रेसवे आज की तारीख में कौन सा है जो ऑपरेशनल है? ऑपरेशनल सर वो है सर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे? यस सर। या लखनऊ वाला एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ? नहीं सर, मुझे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है सर। अच्छा, ठीक है। मुझे ये बताइए कि अभी प्रधानमंत्री जी ने जब इसका उद्घाटन किया तो उन्होंने एक बात की कि रेवड़ी नहीं बांटी जानी चाहिए। यस सर। ठीक है, तो ये किस संदर्भ में उन्होंने ये कहा? सर ये कुछ गवर्नमेंट्स हैं जो मुफ्त में सेवाएं प्रदान कर रही हैं, और जिसके कारण से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाले कुछ वर्षों में वहाँ की आर्थिक स्थिति पे बुरा असर पड़ेगा। तो इस चीज़ के लिए उन्होंने कहा, जैसे कुछ गवर्नमेंट्स हैं, मुझे नाम लेना सर उचित नहीं लग रहा है, तो वो गवर्नमेंट्स जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल। लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर कोई भी सरकार कुछ मूलभूत सुविधाओं को नागरिकों तक पहुंचा रही है तो ये तो सरकार का दायित्व है, तो इसमें उसको रेवड़ी कहना तो उचित नहीं होगा? सर कुछ हद तक अवश्य होना चाहिए। मूलभूत सुविधाएं, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सुविधाएं मुफ्त होनी चाहिए नागरिकों के लिए, लेकिन सर उसके लिए पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि किसको इसकी ज़रूरत है, ज़्यादा ज़रूरत किसको है। जो सक्षम हैं, जो खुद स्वयं प्राप्त कर सकते हैं, तो बेटर टारगेटिंग की जरूरत है। यस सर, टारगेटिंग की आवश्यकता। धन्यवाद। थैंक यू सर। पारितोष, यस पारितोष, मुझे बताइए कि 9th शेड्यूल जो है संविधान में, वो किस तरह से सामाजिक न्याय की अवधारणा को और अधिक मजबूत करता है? सर जहाँ तक 9th शेड्यूल की बात की जाए तो इसमें ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 से जोड़ा गया था। इसमें सर भूमि सुधार जो हो रहे थे उस समय, उसके लिए सब प्रावधान किए गए थे। जो लैंडलॉर्ड्स थे, जिनके पास उस समय भूमि ज़्यादा थी,
उनसे सरकार उनसे भूमि एक्वायर करके लोगों में जो साधारण लोग थे जिनके पास भूमि की कमी थी या नहीं थी उनके लिए सर वो करता था। तो इसलिए ये सामाजिक न्याय में भी सर काफी इसने भूमिका निभाई है। ठीक है, यस। और कुछ इसके अतिरिक्त? सर चकबंदी, हदबंदी, ये सारी चीजें भी सर इसमें की गई। ठीक है। तमिलनाडु में इसके प्रभाव देखने को मिलते हैं, तमिलनाडु राज्य में सर 9 भूमि सुधार के रिजर्वेशन को लेके? सर मैं जानकारी नहीं है आपको? तमिलनाडु रिजर्वेशन पॉलिसी जो है वो 9 शेड्यूल में है, जो कि 50% से ये सर 69% वहां पे इस समय रिजर्वेशन है। ठीक है, मुझे ये बताएं कि इतना होने के बावजूद, कानून बनाने के बावजूद भी जो लैंड रिफॉर्म्स पॉलिसीज हैं उत्तर प्रदेश में बहुत अधिक या एक्सपेक्टेड लेवल पे वो सफल नहीं होती हुई प्रतीत हो पाई। क्या ये कमजोरी है प्रशासन की, या ये कमजोरी है या कह सकते हैं मानसिकता है प्रभुत्व वर्ग की? सर इसके सर ऐतिहासिक कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में जमींदारी व्यवस्था थी, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में महलवाड़ी व्यवस्था थी। तो महलवाड़ी व्यवस्था में सर भूमि सुधार करना थोड़ा इजी था इन कंपैरिजन टू जो ये दूसरी व्यवस्था थी, जमींदारी व्यवस्था थी। तो इसके चलते सर मैं आपसे एक डायरेक्ट प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जी सर। क्या सामाजिक व्यवस्था की जो अवधारणा है, सामाजिक न्याय की जो अवधारणा है, ये क्या प्रशासनिक समस्या है या एक मानसिक समस्या है? ये मस्तिष्क में रहती है या प्रशासन के स्तर पर इसका सुधार संभव है, या प्रशासन के द्वारा इसका निराकरण संभव है? सर दोनों स्तरों पे है। पहले तो मानसिक स्तर पे होती है, उसके बाद फिर जब उस मानसिक जो ऐसी मानसिकता रखता है वैसा व्यक्ति अगर प्रशासन में आता है तो सर उसके साथ भी। चलिए कोई बात नहीं, आपकी दूसरी जो प्राथमिकता है वो डीएसपी की है? यस सर। ठीक है। उत्तर प्रदेश पुलिस का क्या मोटो है? सॉरी सर। सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। यस सर। है कि नहीं? यस। तो मुझे बताइए उत्तर प्रदेश के कितने जनपदों में कमिश्नरेट सिस्टम लागू है? सर वर्तमान में 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे लागू हो गया है। ठीक है। लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर और बनारस। और किन 4 अन्य जनपदों में इसको इम्प्लीमेंट करने का प्रस्ताव है? सर मैं एग्जैक्टली तो नहीं पता है, मैं गेस कर सकता हूँ शायद मेरठ में सर। और क्या ये व्यवस्था सफल रही है वाकई में? सर हाँ, अभी तो एनसीआरबी का डेटा इसके अगेंस्ट में जाता है। ये सर एनसीआरबी का जो डेटा है सर वो थोड़ा पुराना है, अभी का नहीं है। तो जब से ये व्यवस्था लागू हुई है उसके बाद का डेटा जब आएगा तो सर हम ज्यादा अच्छे से इसको। अभी आपने मनरेगा की बात की थी। यस सर। मनरेगा में न्यूनतम मजदूरी की दर अभी रिवाइज की गई है। यस सर। उत्तर प्रदेश में क्या दर है इसकी? सर 202 रुपए। 202 रुपए? यस। अधिकतम किस राज्य में है? सॉरी सर। कोई बात नहीं। यूनिवर्सल बेसिक इनकम का नाम सुना है आपने? यस सर। क्या है ये? सर सभी को जो जिनको सरकार रोजगार नहीं दे सकती है, जिनको रोजगार देने में सक्षम नहीं है सरकार, उनको एक बेसिक इनकम दी जानी चाहिए। वो इससे संबंधित सर यूनिवर्सल बेसिक। क्या ये फिर वही रेवड़ियां बांटने जैसा कदम नहीं होगा? सर यहाँ पे सरकार की अक्षमता के कारण जो सरकार रोजगार अगर सृजित नहीं कर पा रही है उसके कारण जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है और वो रोजगार की तलाश में है, तो उनको देना सर एक स्तर तक उचित है सर। ठीक सर, थैंक यू सर। ओके, परितोष। यस सर। परितोष, आपने मेंशन किया कि आपको ट्रैवल ब्लॉग्स देखना पसंद है। यस सर। मुझे बताइए कि सोशल मीडिया के आ जाने के बाद पर्यटन पे क्या प्रभाव पड़ा है, पर्यटन की प्रकृति में क्या क्या बदलाव आए? सर पर्यटन की प्रकृति में जहाँ तक मैं सोच पाता हूँ, लोगों ने जगहें एक्सप्लोर की हैं। उस एक्सप्लोरेशन के चलते लोगों ने जब नए नए प्लेसेस दिखाए हैं लोगों को सोशल मीडिया पे ही, तो लोग उसके प्रति उत्सुक हुए हैं और वहाँ के फूड को, वहाँ के कल्चर को, वहाँ की जो संस्कृति है उन सब के लिए वो आकर्षित हुए हैं। और इसके चलते जो पर्यटन है वो उत्तर प्रदेश में भी, भारत में भी और विश्व को लेकर भी एक उत्साह की स्थिति है सर। लेकिन सोशल मीडिया, जैसा आपने भी कहा कि आपको भी ब्लॉग्स पसंद हैं, यस, धीरे धीरे अब जो पर्यटन है वो बजाय इंसानों के लिए होने के इंस्टाग्राम के लिए होने लगा है।
लोग तस्वीरों के लिए या सोशल मीडिया कंजम्पशन के लिए पर्यटन करने लगे हैं। आपको लगता है कि ये एक स्वस्थ स्थिति है या जो पर्यटन का वास्तविक आनंद है उसे भी बचाए रखने की ज़रूरत है? सो बिल्कुल ज़रूरत है बचाए रखने की, लेकिन फिर भी दृष्टिकोण अगर ये भी है कि केवल इंस्टाग्राम की फ़ोटोज़ के लिए लोग पर्यटन कर रहे हैं, तो भी सर वो इकोनॉमी में और विभिन्न संस्कृतियों को समझने में मदद ही कर रहा है, इकोनॉमी को भी मदद कर रहा है, पर्यटन को भी बढ़ावा मिल रहा है। तो इस हिसाब से भी सर ठीक है, किंतु ज़्यादा स्वस्थ स्थिति यही होगी कि लोग जिस भी प्लेस को विजिट कर रहे हैं वहाँ की चीज़ों को देखें, समझें और उसकी विभिन्नता को समझने की कोशिश करें कि किस प्रकार ये हमारी संस्कृति और दूसरी संस्कृति से विभिन्न है। और उसको समाहित करने के लिए अगर हम भारत की ही बात करें तो उत्तर पूर्व और हमारी उत्तर भारत की संस्कृति में ही बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो अगर कोई वहाँ विजिट करता है और वहाँ की संस्कृति और अपनी संस्कृति को एक जैसा समझने का प्रयास करता है तो सर समावेशन की स्थिति आ सकती है। उत्तर प्रदेश में डिफरेंट सर्किट्स की बात अक्सर होती है। यस सर। टूरिस्ट पर्यटन के सर्किट्स हैं। यस। कौन कौन से सर्किट्स हैं? सर बुद्ध सर्किट है और रामायण सर्किट है और सर शायद जैन सर्किट भी है, पर मैं श्योर नहीं उसके लिए सर। ठीक है परितोष, आपसे बात करके अच्छा लगा, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। परितोष, आपका इंटरव्यू 2 अगस्त को है। यस सर। ये आपका पहला इंटरव्यू होगा? यस सर। क्या लग रहा है आपको, तैयारी ठीक है या कुछ एरियाज अभी बचे हैं जिन्हें देखना है? सर मुझे लगता है कि ऑप्शनल थोड़ा देखना है और करंट के बारे में थोड़ा सा, यूपी के बारे में चीज़ें ठीक करनी है। ओवरऑल परितोष, जितनी बातचीत आपसे हो पाई है और जिस तरह के सवाल आपसे पूछे गए हैं, मुझे लग रहा है कि बाय एंड लार्ज तैयारी आपकी हो रखी है। तो इन जनरल आप एक अच्छे कैंडिडेट हैं, आपका वॉक इन अच्छा है, यू कैरी योरसेल्फ वेल। कोट पहनेंगे उस दिन की? यस सर। कोट पहनेंगे, ठीक है। हेयर कट लेना है सर। लेना है ना? यस। बाकी चीज़ें इन जनरल आपकी अपीयरेंस अच्छी है, कोई परेशानी नहीं है, बैठने का तरीका ठीक है, वॉइस लेवल ठीक है, हैंड मूवमेंट ज़्यादा नहीं था, अच्छी बात है, आई कॉन्टेक्ट भी ठीक जा रहा था, फ्लो अच्छा है। मतलब मुझे कुल मिला के आपके वर्बल कम्युनिकेशन में ऐसी कोई मेजर परेशानी नहीं दिखाई थी, सिवाय एक जगह जब आपने वो फ्रेज दिया कि सरकारों का नाम देना उचित नहीं समझता, जो कि अवॉइडेबल फ्रेज था। मतलब उसका बिना बोले भी आप ऐसा कर सकते थे, ठीक है ना? बिना सरकार का नाम लिए बोल ही सकते हैं, या फिर आप सरकार पार्टी का नाम नहीं लेंगे, राज्य का नाम लेके भी बोल सकते हैं, वो तो अवॉइडेबल फ्रेज था। उसको छोड़ दिया जाए तो ओवरऑल आपका वर्बल कम्युनिकेशन बहुत शानदार था, कोई परेशानी किसी जगह पे मुझे नहीं दिखाई दी। तो कम से कम वो चीज़ आपकी तैयार है। एज फार एज फैक्ट्स आर कंसर्न, जनरली आपको याद रहते हैं, एक आध जगह पे किसी जगह पे लगता है, लेकिन फिर कितना भी तैयार कर लेंगे, कुछ सवाल तो हमेशा रहेंगे जो नहीं आते होंगे, लेकिन आपका उनको ना बताने का तरीका या सॉरी कहने का तरीका अच्छा है, तो उसमें वो ऑफेंड नहीं करता, ना ही ऐसा लगता है कि कोई मेजर परेशानी है। तो उस लिहाज से मुझे तो सब कुछ ठीक लग रहा है। जहाँ तक एनालिसिस की बात है, इन जनरल एनालिसिस अच्छा है। एक आध जगह पे जरूर ऐसा लगता है, जैसे जब आप भूमि सुधार वगैरह पे बात कर रहे थे, वहाँ पे लगता है कि स्ट्रक्चर थोड़ा सा और अच्छा हो सकता है। नॉर्मली अगर कभी भी कंफ्यूजन आए कि मैं कैसे स्ट्रक्चर करूँ आंसर को, तो आप सिंपल पॉइंटर्स दे दीजिए, 1 2 3 बात खत्म। ठीक है ना? वो एक आसान तरीका होता है और उससे आपका स्ट्रक्चर अच्छा भी लगता है। ठीक है। बाकी चीजें आप अच्छे से कर रहे हैं, अपने हॉबीज वगैरह को भी ठीक से हैंडल किया, तो मुझे तो कुल मिला के बातचीत करने में मजा आया है। आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम। बस इतना है कि अब से बचा हुआ जितने दिन आपके पास है, उनमें थोड़ा सा यूपी का करंट को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, ठीक है ना? यूपी के फैक्ट्स को देख लीजिएगा, और बाकी चीजें ठीक है, बाकी इन जनरल ठीक है, एनालिसिस भी अच्छा है, तो मुझे कोई परेशानी नहीं लग रही। ठीक है। ऑल द बेस्ट। सर स्पेक्स यही रखूं सर या कुछ? मुझे तो ठीक लग रहे हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं लग रही। आपके पास क्या विकल्प है इसके? सर फ्रेमलेस। फ्रेमलेस इससे थोड़े से अच्छे लगेंगे, पर वो मैंने देखे नहीं इसलिए बता नहीं सकता, अपने आप कॉल लीजिए। इसमें बुरे नहीं लग रहे हैं, पर फ्रेमलेस डेफिनेटली थोड़े से अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो एक बार देख लीजिएगा। ठीक है। ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू।